हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले 2-3 इशू है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न है कि मैं उनको कुछ मैपिंग से रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड करवा दूं, जैसे कि इंडिया के मैपिंग हो गया, यूपी का मैपिंग हो गया या फिर वर्ल्ड का मैपिंग हो गया, ताकि वो अपने आंसर्स में उसको इंक्लूड कर सकें। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैपिंग, अब देखिए ऐसा है कि अगर आपको तो क्वेश्चन तो पता है नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और उसका आप मैपिंग करके पहले से रख लीजिए, ऐसा संभव तो है नहीं। तो इसमें तैयार कैसे किया जाता है वो आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आपको मैपिंग मैनिपुलेट करना होता है। क्वेश्चन का जो डिमांड है आप मैपिंग में सिर्फ उतना ही दिखाएं। और इसकी तैयारी कैसे आप कर सकते हैं, जब आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोई पढ़ रहे हो तो उसी टाइम पे जहाँ पे भी संभावना हो कोई मैप ड्रॉ करने का, तो आप तुरंत वो मैप ड्रॉ करके देख लीजिए और उसमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी संभावित चीज़ें हो सकती हैं, आप उसको उसमें डिनोट कर दीजिए। ठीक है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर कि मान लीजिए आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी लिख रहे हैं, एज सिंपल एज, मतलब कि कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे तो आप बहुत आसानी से मैप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, तो आप दिखा दीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पे हैं, ब्लैक सॉइल कहाँ पे है, कॉटन का उत्पादन कहाँ कहाँ पे होता है, तो इसको आप बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी लिख रहे हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी लिखते समय आपके पास दो तरह के डायग्राम बनाने के स्कोप होते हैं। पहला स्कोप ये है कि आप प्लेट्स को दिखाइए कि उसमें डाइवर्जेंस हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल मूवमेंट हो रहा है, उसको दिखाइए। और दूसरा, मेजर बेल्ट्स दिखाइए जो कि आप वर्ल्ड मैप पे दिखाएंगे। ठीक है। तो अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पूछी जा रही है तो आप मेजर बेल्ट्स एक छोटा सा मैप बना करके उसको दिखा दीजिए। और ये तभी संभव होगा दोस्तों कि जब आपकी मैपिंग की प्रैक्टिस होगी। ठीक है। आप जब भी आंसर राइटिंग कर रहे हो, तुरंत जो है जहाँ पे भी संभावना बन रही हो मैप बनाने का, आप वहाँ पे मैप बनाने का प्रयास कीजिए। और इसके लिए आप वर्ल्ड का, इंडिया का और उत्तर प्रदेश का मैपिंग कैसे बनता है, देखिए बहुत परफेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है आपको। मतलब ये है कि ऐसा भी मत बनाइए कि आप इंडिया बना रहे हैं और वो चाइना दिखाई दे रहा है। आप ऐसा बनाइए कि इंडिया की तरह कुछ, हाँ है, इंडिया की तरह ही है। ठीक है। कोई वहाँ पे परफेक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से आप वर्ल्ड का भी, उसी तरह से आप यूपी का भी मैपिंग कर लीजिए। जब भी आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर उसमें कोई संभावना है मैपिंग का, तो आप वहाँ पे मैपिंग बना करके उसको एक बार ट्राई कर लीजिए। और अगर आपको मैपिंग में थोड़ा सा, जैसे देखिए क्या है कि आपको एग्ज़ाम में टाइम कम मिलेगा, कम समय में ही आपको मैपिंग करनी होगी, मैप बनाना होगा, तो इसके लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। मतलब ये कि आप वर्ल्ड का 20-25 बार मैपिंग का प्रैक्टिस कर लीजिए, इंडिया का 20-25 बार मैपिंग का प्रैक्टिस कर लीजिए, यूपी के मैप का 20-25 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में आपका पेन ऑटोमेटिक चलेगा, आपको वहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा। और जहाँ पे भी ज़रा सा भी संभावना दिख रही है कि हम मैप के थ्रू दिखा सकते हैं, उसको वहाँ पे आप दिखा दीजिए। ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने भी पूछा ये प्रश्न हमसे मैपिंग से रिलेटेड, ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो है मैपिंग करके एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक पहला इशू था मैपिंग को लेकर के। दूसरा इशू है दोस्तों एथिक्स को लेकर के। ठीक है। देखिए, एथिक्स में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि सबको पता है। पहला क्वेश्चन होता है आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, जो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस में, सीधा सीधा वहाँ से उठा करके पूछ लेता है। तो मैं आइडिया दे रहा हूँ कि उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। एक लेक्सिकन की बुक आती है एथिक्स की, आप उसको ले लीजिए और उसका एक शार्ट नोट आप अपने हिसाब से बना लीजिए। ठीक है। बुक थोड़ी सी मोटी लगेगी, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे तो 50 से 60 पेज में पूरा एथिक्स आ जाएगा। उसमें देखिए केस स्टडी वाला भी पोर्शन उसमें दिया है, लेकिन उसमें उसको आपको नहीं करना है। आप केवल जो उसका कंसेप्चुअल पोर्शन है, उन सब चीज़ों का आप एक शार्ट नोट बना लीजिए। जैसे सिंपैथी किसे कहते हैं, एम्पैथी किसे कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ये सीधा सीधा उसमें डेफिनीशंस दिए हुए हैं, तो आप उसको एक जगह लिख लीजिए। ठीक है। ये बात हो गई इथिक्स के पहले पार्ट की। और इथिक्स का जो दूसरा पार्ट है दोस्तों केस स्टडी का, तो केस स्टडी के लिए आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल ले सकते हैं।
मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, हालांकि अभी तो आप मार्केट में नहीं जा सकते हैं, नहीं मिल पाएगा। तो आपको मैं एक आइडिया बताता हूँ, आप विजन आईएएस की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जो फ्री डाउनलोड्स का उसमें एक है, वहाँ से आप जो है केस स्टडीज़ के कुछ सॉल्व डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब ये कि उसमें केस स्टडीज़ भी दी गई है और उसमें अप्रोच भी दिया गया है कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसको खुद करवा देता और अच्छे से इसको समझा भी देता, लेकिन चूँकि समय का अभाव है इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अपने चैनल को प्रमोट करूँ और मैं किंग बनूँ कि जो भी पता है मुझे ही पता है, जो भी आपको मिलेगा मुझसे ही मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, आपको सफलता मिले, मेरा सिर्फ इतना सा लक्ष्य है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप विजन आईएएस की वेबसाइट को आप विजिट करिए और वहाँ से केस स्टडी का 25 केस स्टडी 30 केस स्टडी का उनका एक कंपाइलेशन होता है, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको आप पढ़िए और जो अप्रोच है उसका जो आंसर है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए और डेली जो है 1-2 केस स्टडी सॉल्व करके आप उसको उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बात हो गई केस स्टडी की। 2 मुद्दा हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा मुद्दा ये है कि इकॉनमी की क्लास कितनी चलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इकॉनमी की ये लास्ट लेक्चर है और इसमें जो कवरेज है दोस्तों ये 22 जुलाई यानी कि कल तक का कवरेज है। और अगर अगस्त में एग्ज़ाम हो रहा है तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इकोनॉमिक्स में जितने भी मोटे मोटे टॉपिक्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उसको मैंने कवर कर लिया है। हाँ, ये है कि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपका 100% क्वेश्चन इससे फंस जाएगा, हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से निकल जाए। तो मैक्सिमम मतलब कि मोर देन 95% क्वेश्चंस आपका यहाँ से बन जाएगा। तो इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स आपको और कहीं से तैयार करना, देखिए कहीं से भी आप तैयार करेंगे ना, करंट अफेयर्स एक समुद्र है, इसमें आप कहीं से भी आप तैयार कर लीजिए, कुछ ना कुछ पोर्शन आपका छूट ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। कोई भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी यूट्यूब चैनल इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है कि मोर देन 90% क्वेश्चन अगर मेरे चैनल से, मेरे मटेरियल से आपको मिल जा रहा है तो मुझे लगता है कि आप लोग लकी होंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई कुछ इशूज़ की। अब शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। आज का जो हमारा सबसे पहला मुद्दा है दोस्तों, वो हालांकि 2017-18 से ही चल रहा है, लेकिन अभी एक बार फिर से वो न्यूज़ में है, तो इसलिए वो फिर से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसका नाम है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है। इसके बारे में आप बहुत सुने होंगे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की जा रही है। तो देखिए, इसमें जो हमारा टारगेट होगा, जो हमारा अप्रोच होगा, वो ये होगा कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होता है, इसके पिलर्स कौन कौन से हैं, पहली बार इसको कब प्रपोज किया गया और इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या होंगे, या फिर हमको एक ये यूबीआई मतलब कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब कि जो आपका वे फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम में हमको इतनी चीज़ें देखनी है और यूनिवर्सल बेसिक इनकम से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो इससे ज़्यादा कोई उनके पास डायमेंशन नहीं होगा पूछने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका कंटेक्स्ट क्या है, ठीक है। कंटेक्स्ट दोस्तों ये है कि जो कोविड-19 पैंडेमिक इस समय चल रहा है, इसकी वजह से इकोनॉमिक इनइक्वलिटी और भी एग्रीवेट हो रही है अपने सोसाइटी में, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और पॉवर्टी भी इसकी वजह से बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर सबको, देखिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट कोई एक फिक्स अमाउंट कोई एक अमाउंट फिक्स करे, 2,000 रुपया, 5,000 रुपया पर मंथ, वो जो है सारे जितने भी सिटीजन हैं, किसी भी कोई कंडीशन नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं, जितने भी इंडिविजुअल हैं कंट्री में, सबके अकाउंट में वो मान लीजिए कि 2,000 रुपये फिक्स करती है, तो हर महीने 2,000 रुपये उनके अकाउंट में डाल दे बिना किसी कंडीशन के, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपके अकाउंट में एक पीरियाडिक टाइम पे सरकार के द्वारा डिपॉजिट कर दी जाए, इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ये बेसिक आइडिया है। अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो आइडिया है वो इस समय न्यूज़ में फिर से क्यों आ गई, क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है और तेज़ी से बढ़ रहा है। ऑलरेडी हम लगभग 6% अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ। उसके बाद ये पॉवर्टी को भी बढ़ा रहा है और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को भी बढ़ा रहा है। तो ऐसे में अगर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसा सजेशन दे रहे हैं कि गवर्नमेंट को जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में सोचने की ज़रूरत है, ठीक है।
इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं ताकि ताकि आपका जो इंट्रो हो वो थोड़ा सा डाइवर्स हो, एक ही धर्रे पे ना चले, ठीक है। अब देखिए, विथ ऑलमोस्ट 90% ऑफ इंडियाज वर्क फोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, विदाउट मिनिमम वेज और सोशल सिक्योरिटी, माइक्रो लेबर सर्कमस्टांसेज इन इंडिया आर वर्स दैन एनीवेयर एल्स। मतलब ये कि हमने इसके पहले भी बताया था कि हमारा जो इकोनॉमी है वो ज़्यादातर इनफॉर्मल इकोनॉमी है, और यहाँ पे अभी तक कोई मिनिमम वेज देने का कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आती है, जैसे कि कोविड-19 का सिचुएशन है, ऐसे में बहुत भारी मात्रा में लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है, बहुत भारी मात्रा में लोग जो उनकी आजीविका थी वो बंद हो गई। तो इससे क्या हो गया कि देखिए, एक कुछ बेसिक नीड्स होती है, केवल भोजन ही नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए प्रधानमंत्री अन्न योजना चल रहा है, उसके तहत भोजन कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है, लेकिन केवल भोजन ही सब कुछ नहीं होता है, कुछ और भी बेसिक नीड्स होती हैं जो कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के थ्रू पूरा किया जा सकता है, ठीक है। तो एक ये कि 90% वर्कफोर्स हमारे यहाँ जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, और अगर कोई भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसका जो सबसे ज़्यादा भयानक प्रभाव पड़ता है वो विश्व के कहीं भी किसी भी देश से ज़्यादा पड़ता है भारत देश में। तो ऐसी स्थिति में यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक अल्टरनेटिव हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इवन बिफोर पैंडेमिक के पहले भी इंडिया वाज स्ट्रगलिंग टू प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलियंस ऑफ जॉब एस्पिरेंट्स हु वर एंटरिंग द जॉब मार्केट। 18 साल के आप हो गए, 22 साल के आप हो गए, और आपको जॉब अब चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट आपको जॉब प्रोवाइड करवाने में असमर्थ है। देखिए, इसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण पॉपुलेशन भी हो सकती है, बहुत उसके अलावा भी और सारे कारण हो सकते हैं कि हमारे इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या हैं, हमारी फिजिकल स्टेबिलिटी कैसी है, हमारा बजटरी जो सिस्टम है वो कैसा है, सरकार कैसी है, तो ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि अभी एक तो पेंडेमिक आया, पेंडेमिक की वजह से स्थितियां गड़बड़ हुई। इवन पेंडेमिक अगर नहीं था तब भी हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या थी वो काफ़ी गहरी थी, और उस समय में भी ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम टाइप की अगर कोई चीज़ होती तो लोगों को काफ़ी सुविधा मिलती, ठीक है। उसके बाद रेगुलर पेमेंट थ्रू यूबीआई कैन इंश्योर द सस्टेनेंस ऑफ द वर्कर्स इंगेज्ड इन द इनफॉर्मल सेक्टर एट लीस्ट टिल द इकोनॉमी नॉर्मलाइजेस, ठीक है। मतलब ये, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि अगर इकोनॉमी जो है अनस्टेबल है, नॉर्मल तरह से फंक्शन नहीं कर रही है, ऐसे में यूनिवर्सल बेसिक इनकम ऐसे वर्कर्स के लिए जो डेली वेजेस करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में हैं, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, ठीक है। कुछ कंट्रीज हैं विश्व की, अब जैसे देखिए केन्या, ब्राज़ील, ये दोनों क्या हैं, अगर भारत से इनकी इकोनॉमी की तुलना की जाए तो कहीं ये कहीं ना कहीं कम है ही है, लेकिन ये सब कंट्रीज जो है क्या कर रही हैं, अपने यहाँ इस कॉन्सेप्ट को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भारत की स्थिति इतनी भी खराब नहीं है कि वो केन्या अगर प्रोवाइड करवा सकता है, ब्राज़ील प्रोवाइड करवा सकता है, तो इंडिया भी प्रोवाइड करवा सकती है, ठीक है। अगर हम यूबीआई की जो सपोर्टर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो पीटर डायमंड, जो कि नोबेल प्राइज़ इनको मिल चुका है इकोनॉमी के क्षेत्र में, और उसके साथ साथ टेक लीडर जैसे मार्क जकरबर्ग टाइप के लोग और एलन मस्क टाइप के लोग, ये लोग भी ये कहते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम लोगों को देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा इंट्रो, कि आप अपने इंट्रो में कुछ चीज़ें बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होता है, और प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन है उसमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम किस तरह से रिलेवेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, तो जो इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 का था, उसमें सबसे पहले जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की गई थी। उस समय के जो चीफ इकोनॉमिस्ट थे सुब्रमण्यम जी, उन्होंने इस चीज़ को बताया था, और उन्होंने कहा था कि जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है ये अल्टरनेटिव हो सकता है किस चीज़ का, बहुत सारे जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स चल रहे हैं उसकी जगह पे हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो आइडिया जो आया यूनिवर्सल बेसिक इनकम का इंडिया में, वो आया है इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 से, ठीक है। इसके पीछे जो आइडिया है, आइडिया बिहाइंड द यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज दैट एवरी पर्सन शुड हैव अ राइट टू बेसिक इनकम टू कवर हिज नीड्स जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ सिटीजन। मतलब ये इसका जो बेसिक आइडिया है वो यही है कि अगर आप किसी देश के नागरिक हैं, अगर हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें, तो अगर आप इंडिया के नागरिक हैं तो इंडिया के नागरिक होने की वजह से आपके पास एक बेसिक इनकम का अधिकार
होना चाहिए, जो कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के पीछे का जो इसके पीछे जो आइडिया है वो ये है, ठीक है। पर्पज ऑफ द यूबीआई इज टू प्रिवेंट आर रिड्यूस द पॉवर्टी एंड इंक्रीज इक्वलिटी एमंग सिटीजन्स, ठीक है। ये इसके पीछे पर्पज है कि जो हमारे यहाँ इनइक्वलिटी है उसको हम दूर करेंगे और जो पॉवर्टी है उसको हम दूर करेंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई आइडिया की। अभी जो आपको लिखने वाली चीज़ है, मेन चीज़ है, आप जिसको नहीं भूल सकते कि यूबीआई के जो कंपोनेंट्स हैं या फिर जो फीचर्स हैं, ठीक है, या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूबीआई के, वो क्या क्या हैं। जब भी अगर यूबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, आंसर आप लिख रहे हैं, तो दोस्तों इसको लिखना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपका जो आंसर होगा वो अधूरा होगा, ठीक है। मतलब ये कि यूबीआई के 5 कंपोनेंट्स हैं। पहला, यूनिवर्सलिटी, मतलब ये कि यूनिवर्सल नेचर है, इसमें किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर आप इस देश के सिटीजन हैं तो आप यूबीआई के लिए एलिजिबल हैं और कोई चीज़ नहीं चाहिए। ये इसका पहला कंपोनेंट है। दूसरा कि यूबीआई जो होना चाहिए वो पीरियाडिक होना चाहिए, मतलब ये कि आप हर महीने दीजिए, आप हर 6 महीने पे दीजिए, आप 1 साल में दीजिए। 1 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसमें अक्सर ये कहा जाता है कि ये पीरियाडिक होना चाहिए, 1 महीना, 2 महीना या 6 महीना मैक्सिमम, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि 1 साल का एक मुश्त आपको पैसा दे दिया जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि जिस पर्पज़ के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है, आप उस पर्पज़ के लिए उस पैसे का उपयोग नहीं कर रहे हैं। साधारण भाषा में अगर आप अपनी ज़िंदगी से इसका उदाहरण लेना चाहें, तो आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको 10,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है, ठीक है। एक तो ये व्यवस्था है कि आपको हर महीने 10,000 रुपया आपको दे दिया जाए। दूसरी व्यवस्था ये भी हो सकती है कि आपको 1,20,000 रुपया 1 साल के लिए दे दिया जाए। ऐसी स्थिति में दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो 1,20,000 रुपया है वो अगले 6 से 7 महीने या 8 महीने में ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आपके पास पैसा है, आप इस महीने में ज़्यादा खर्च कर लिए, अगले महीने में उसको बैलेंस कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल में ये हो नहीं पाता है। तो इस वही बेसिक आइडिया आप यहाँ पे लगाइए। अगर किसी को एक मुश्त पैसा दे देंगे तो उसका जो इंटेंटेड पर्पज़ होगा वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एक कंपोनेंट ये भी है कि आप जो पैसा प्रोवाइड करवाइए वो उसका नेचर जो है वो पीरियाडिक होना चाहिए, ठीक है, एक मुश्त नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो अगला कंपोनेंट है वो है पेमेंट्स टू इंडिविजुअल्स, मतलब ये कि इसमें टारगेट हाउस होल्ड नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि ऐसी व्यवस्था ना हो कि गवर्नमेंट ऐसा कोई प्लान ले आए कि आपके हाउस होल्ड में मान लीजिए 5 लोग हैं और 2,000 रुपया उसको देना है, तो 5 दूनी 10,000 रुपये महीने आपके किसी फैमिली मेम्बर के, आपके गार्जियन के अकाउंट में उसको डिपॉजिट कर दिया। ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग आवश्यकता होती है और अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है खर्च करने की, ठीक है। तो ऐसे में यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो आइडिया है वो ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को पैसा देना चाहिए, हाउस होल्ड को नहीं देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पेमेंट्स इन कैश होना चाहिए, मतलब ये कि 2,000 रुपया कैश उनको देना चाहिए, न कि उसके बदले उनको फूड वाउचर दे दिया जाए या सर्विस कूपन दे दिया जाए या अन्य इस तरह का कोई जैसे कोई कॉइन टाइप का दे दिया जाए। ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। सीधा सीधा उनके अकाउंट में क्या कर देना चाहिए, पैसे को डिपॉजिट कर देना चाहिए हर एक इंडिविजुअल के अकाउंट में कैश के रूप में। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है अनकंडीशनलिटी, मतलब ये कि इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो सिस्टम होना चाहिए वो अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई भी कंडीशन लागू नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सिटीजन है तो वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अभी देख लेते हैं कि जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आइडिया है इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, ठीक है। फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले तो ये एक सिक्योर्ड इनकम इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करवाएगा। मतलब ये कि हर एक इंडिविजुअल्स को पता है कि 1 तारीख को 2,000 रुपया उसके अकाउंट में आने वाला है और उसी तरह से वो अपने प्लानिंग कर सकता है, ठीक है। उसके बाद पॉवर्टी को रिड्यूस करेगा, इनकम इनइक्वलिटी को रिड्यूस करेगा, जैसा कि हमने पहले देख लिया। उसके बाद इंक्रीज द परचेजिंग पावर, अगर आपके हाथ में पैसा होगा तो अब ऑब्वियसली जो है सर्विस और गुड्स का डिमांड करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपका जो परचेजिंग पावर है वो इन्हांस होगी, वो बढ़ेगी।
ठीक है। और इसके वजह से क्या होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा उसका रिजल्ट ये आएगा कि जो मार्केट का एग्रीगेट डिमांड होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इकोनॉमी में जो मनी का फ्लो है, जो क्रेडिट का फ्लो है वो बना रहेगा, लिक्विडिटी बनी रहेगी, मतलब इकोनॉमी जो है वो आपका स्मूथली चलता रहेगा। उसके बाद अगला जो बेनिफिट है, इजी टू इम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें कोई तो संभावना ही नहीं है ना, ये एरर का, एक्सक्लूजन का, ये सब चीज़ों की संभावना ही नहीं है। बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन में कोई समस्या ही नहीं होगी, क्योंकि जितने भी सिटीजन हैं सब एलिजिबल हैं इसके लिए। तो ये इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो बहुत ही ईजी होगा। उसके बाद जो अगला फ़ायदा है वो है रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ गवर्नमेंट मनी बिकॉज इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी ईजी। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन में कोई समस्या नहीं है। हमने बताया था कि जहाँ पे कम्प्लेक्सिटी आती है वहीं पे ही करप्शन का चांस बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई कम्प्लेक्सिटी ही नहीं है, एकदम सिंपल है। हम सेंसस करवाए, हमको पता चला कि 130 करोड़ हमारे यहाँ की जनसंख्या है, 130 करोड़ जनसंख्या हमारे लिए यूबीआई के लिए एलिजिबल है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो है, जो गवर्नमेंट का वेस्टेज होता है, जो लीकेज हो जाता है बीच में, मनी का डाइवर्जन हो जाता है, वो चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन दोस्तों, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कुछ इशूज़ भी हैं, ठीक है। पहला इशूज़ तो यही है कि इतने ज़्यादा जनसंख्या को पैसा देना, ये गवर्नमेंट के ट्रेजरी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होगा, ठीक है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, जो उस समय के मतलब 2016-17 का जो इकोनॉमिक सर्वे था, उसमें ही ये चीज़ कहा गया था कि अगर हम 75% जनसंख्या को इन्वॉल्व करते हैं, 75% क्यों? देखिए क्या है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जब भी गवर्नमेंट लॉन्च करेगी या लॉन्च करने की कोशिश करेगी, तो वो एक चीज़ ये भी कहेगी कि जो लोग इसका लाभ नहीं उठाना चाहते हैं वो वॉलंटरीली इसको गिव अप कर दें। जैसे कि आप गैस कनेक्शन के रूप में सुने, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उसमें कहा कि जो जिसको फ्री में गैस कनेक्शन नहीं चाहिए वो एक फॉर्म भरे और वॉलंटरीली उसका गिव अप कर दे। तो अगर वह कंडीशन आती है कि कुछ लोग अपने मन से वॉलंटरीली जो है गिव अप कर देते हैं, ऐसे में ये अनुमान लगाया गया कि चलो मान लेते हैं कि 25% लोग गिव अप कर देंगे, 25% लोग जो है नहीं लेंगे, मतलब 25% जनसंख्या को नहीं देना है। अब बची 75% जनसंख्या। 75% जनसंख्या को अगर हम 7,620 रुपया देते हैं, ठीक है, तो ये लगभग 4.9% जीडीपी का 4.9% खर्च होगा, ऐसा अनुमान है। तो दोस्तों, अगर जीडीपी के बारे में देखें, जीडीपी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो 4.9% इज द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो एक इशू ये है कि गवर्नमेंट को इसका फियर है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ वो लागू करती है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कास्ट का बर्डन आ जाएगा, ठीक है। तो एक इशू तो ये है, लैक ऑफ द पॉलिटिकल विल बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट इन्वॉल्व, ठीक है, एक इशू ये है। दूसरा इशू ये है दोस्तों कि जो एग्जिस्टिंग सब्सिडीज चल रही हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे फर्टिलाइज़र की सब्सिडी चल रही है, या फिर फूड ग्रेन्स को सब्सिडाइज्ड रेट पे दिया जा रहा है, या फिर अन्य चीज़ें बहुत सारी सब्सिडीज़ दी जा रही हैं आपको लोन लेने के लिए, ये सब सारी चीज़ें दी जा रही हैं। तो उनकी जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं उसको रिड्यूस करना गवर्नमेंट के लिए बहुत कठिन काम है, क्योंकि सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाना ये एक पॉलिटिकल एक्शन होता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो सरकार के लिए ये आसान नहीं होगा कि जो एग्जिस्टिंग सब्सिडीज़ हैं उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दे, ठीक है। तो एक इशू ये भी है। दूसरा इशू ये है कि कोई गारंटी नहीं है कि जो व्यक्ति पैसा प्राप्त कर रहा है उसको सही तरीके से यूज करेगा। मतलब कि ये कि अगर उसे 2,000 रुपया पर मंथ दिया जा रहा है तो उससे वो अपने फूड खरीदे, उससे वो अपने क्लॉथ्स खरीदे, या फिर वो पैसा अपने घर को बनाने में, हाउस में इन्वॉल्व करे, या फिर वो बच्चों के एजुकेशन के लिए यूज करे, कोई इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि जब भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात होती है तो इसमें कहा जाता है कि ये अनकंडीशनल होनी चाहिए। मतलब ये कि सरकार आपको ये नहीं कह सकती कि आप इस पैसे को केवल इस काम के लिए खर्च कर सकते हैं। तो ये संभावना है कि बहुत सारे नशेड़ी गजेड़ी जो हैं वो क्या करेंगे, तंबाकू खाएंगे, एल्कोहल पिएंगे, ड्रग्स खरीदेंगे, या फिर कोई अदर लग्जरी टीवी, फ्रिज, एसी, ये सब चीज़ें खरीद के लगाएंगे, जो कि बेसिक नीड्स के रूप में नहीं काउंट की जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की भी गारंटी नहीं है कि जो पैसा उनको दिया जाएगा वो सही चीज़ों के लिए उसका यूज करेंगे। तो ये एक इशू। उसके अलावा अगर इकॉनमी में कैश फ्लो करेगा ज़्यादा तो एक इन्फ्लेशन की जो परेशानी है, इन्फ्लेशन का जो खतरा है
वो तो हमेशा बना ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इशूज हैं। उसके अलावा वर्कर्स कैन रिफ्यूज़ टू वर्क। घर बैठे आपको अगर 2,000 रुपया, 3,000 रुपया, 4,000 रुपया मिल रहा है और उससे आपका महीने भर का खर्चा हो जा रहा है, तो आप काम करने क्यों जाएंगे? आप जो है काम करने नहीं जाएंगे। वर्कर्स में ये ट्रेंड डेवलप हो सकता है कि उनको घर बैठे पैसा मिल रहा है तो वो काम करने नहीं जाएंगे, और अगर काम करने नहीं जाएंगे तो जो आ, हमारी इकोनॉमी है, जो इंडस्ट्रीज़ है, उनका जो प्रोडक्शन कास्ट होगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा, और ऐसे में जो उनसे प्रोड्यूस होगा, जो गुड्स वो प्रोड्यूस करेंगे, जो सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, और जो कि एक इन्फ्लेशनरी इंडिकेशन है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर के ये कुछ चीज़ें थी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं अगर इसको रिकॉल करवा दूँ तो सीधा सीधा आपको यूबीआई का डेफिनेशन लिखना है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट एक फिक्स्ड अमाउंट जो है अपने सारे इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करवाती है, और यूनिवर्सल बेसिक इनकम नया नहीं है, ये विश्व में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो लागू कर चुकी हैं, और इसके सपोर्टर्स में कई सारे इकोनॉमिस्ट भी हैं जो कि नोबेल प्राइज़ ले चुके हैं, नोबेल प्राइज़ उनको मिल चुका है इकोनॉमी के क्षेत्र में, वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा जो आपको लिखना है वो ये लिखना है कि जो यूबीआई है इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, उस 5 कंपोनेंट्स को आप गिना दीजिए। उसके बाद आप बेनिफिट्स एक एक करके बता दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे जो है इशूज इसके गिना दीजिए, और उसके लास्ट में जो आपको लिखना है वो है वे फॉरवर्ड, मतलब ये कि आपके आंसर का कंक्लूजन आप क्या लिखेंगे। 2017 इकोनॉमिक्स सर्वे had flagged the UBI scheme as a conceptually appealing idea and a possible alternative to social welfare programs targeted at the reducing poverty। जैसा कि हमने पीछे देखा कि बहुत सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स को हटा करके यूबीआई को लागू कर दें। जो आपका सबसे बेहतरीन कंक्लूजन होना चाहिए वो ये कि अगर इफ़ यूनिवर्सल बेसिक इनकम एवर हैड अ टाइम, अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने का कोई सबसे बेहतरीन टाइम है तो वो आज का टाइम है, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो यूबीआई को लागू करें। देखिए यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि यूबीआई सही है या गलत है। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि आप ये बताइए कि क्या यूबीआई आपके हिसाब से, डू यू थिंक यूनिवर्सल बेसिक इनकम टाइप का कॉन्सेप्ट आज के समय में रिलेवेंट है, या फिर इसको लागू करना चाहिए या नहीं लागू करना चाहिए। क्वेश्चन कोई भी पूछे, आपको जो है इसका डेफिनेशन, इसके 5 कंपोनेंट्स और इससे बेनिफिट और इशूज, ये चारों लिखने के बाद ही आपको कंक्लूजन पे आना है। ठीक है, ये आप डिसाइड करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आपको कितने टाइम में या कितने पेज में कौन सा पोर्शन लिखना है, ये आप अपने क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट है ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा एक मुद्दा है, टॉपिक है, वो है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों इसमें रिसेंट में कुछ परिवर्तन हुए हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में है, और ये बहुत सारे लोगों को, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए ये नया कॉन्सेप्ट है, कि वो शायद हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसको पहली बार सुन रहे हो कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, तो उस लिहाज से भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा जो उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन पूछने का जो नेचर है, उसमें भी यह देखा जाता है कि कुछ चीज़ें वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कहीं सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और इससे इकोनॉमी को क्या लाभ होने वाला है या सोसाइटी को क्या लाभ होता है, इसके बारे में आप बताइए। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में, मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसको बताइए, और हाल ही में सेबी की कुछ गाइडलाइंस आए हैं, कुछ इनके ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उसको बताइए। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो हमारा मुद्दा है वही 2 पॉइंट्स पे हम देखेंगे कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, और हाल ही में जो इसमें सेबी ने गाइडलाइंस दिया है वो क्या क्या गाइडलाइंस दिए हैं। ठीक है, तो देखिए आसान भाषा में सोशल स्टॉक एक्सचेंज मैं आपको समझा दूँ। देखिए जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें मैक्सिमम आप सुने होंगे कि कोई कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, वो अपने शेयर्स वहाँ पे इशू करती है और उसको वहाँ से बेचती है और वहाँ से फंड को रेज करती है, पैसे वहाँ से ले आती है। आसान भाषा में इतना ही आप समझिए कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, या इस तरह से कह लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज अपने आप को लिस्टेड करती हैं, वहाँ पे अपने आप को लिस्ट आउट करती हैं, और उसी के थ्रू जो है अपने यहाँ के शेयर्स को, अपने यहाँ के जो उनका डिवेंचर्स है उसको वो कस्टमर्स को सेल करती हैं, और उससे वो पैसा अपने पास ले आती हैं और उसको अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, जो भी उनका फंक्शनल एक्टिविटीज़ है उसमें वो लगाती हैं। और इसके बदले में वो क्या करती हैं,
जो भी शेयर धारक है, मतलब जिसको उन्होंने शेयर बेचा है, उसको कुछ इंटरेस्ट देती है या कुछ उनको पैसा देती है। ठीक है, देखिए दो तरह के हो सकते हैं, या तो आप जीरो कूपन करिए। कोई कंपनी अगर जीरो कूपन शेयर इशू करता है, इसका मतलब ये कि जीरो कूपन का मतलब दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए 10 रुपये का है, तो कोई शेयर 10 रुपये का है, उसको जो है आपको कंपनी ने 9 रुपये में बेच दिया और ये कहा कि आप हमारे पास 3 महीने बाद आइएगा, आपको हम वापस 10 रुपया दे देंगे। इसको बोलते हैं जीरो कूपन शेयर्स। ठीक है, मतलब ये कि इसमें जीरो लिखा रहता है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है आपको, आपको डिस्काउंटेड रेट पे इसको दिया जाता है कि मतलब 10 रुपये का है तो आप 5 रुपये में, 6 रुपये में, 7 रुपये में खरीद लीजिए और आप हमको 5-6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल बाद आइए तो आपको मैं पूरा पैसा दे दूंगा। ठीक है, एक ये होता है। दूसरा ये होता है कि इंटरेस्ट मिलता है, मतलब ये कि आप 10 रुपये का कोई शेयर है, 10 रुपये का शेयर आप खरीदिए 1% के इंटरेस्ट पे। ठीक है, मतलब ये कि आपको हर महीने या हर साल आपको 1% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। जितने दिन तक आप इसको रखे रहेंगे उसका एक फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड होता है, उस पीरियड तक आपको जो है 1%, 10 रुपये का 1% मिलता रहेगा। ठीक है, जब आप शेयर को आप वापस कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आपको मिलना बंद हो जाएगा। ओके, तो ये दो तरह के शेयर्स होते हैं, मोटा मोटा आप ये समझिए। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब कोई एनजीओ है, कोई सिविल सोसाइटी है, वो अपने आप को वहाँ पे लिस्ट करती है। क्यों लिस्ट करती है? क्योंकि उसको भी कैपिटल चाहिए होता है अपने डे टू डे फंक्शंस को करने के लिए, अपने एक्टिविटीज़ को करने के लिए उनको भी पैसा चाहिए होता है। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज ऐसे एक्सचेंज होते हैं जहाँ पे सोशल वेलफेयर से रिलेटेड एनजीओज या ऑर्गेनाइजेशंस खुद को लिस्ट करती हैं और वो वहाँ से पैसे लेती हैं, वहाँ से गेन करती हैं। आसान भाषा में आप इतना समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली, इसका कंटेक्स्ट ये है, रिसेंटली एन एक्सपर्ट पैनल कंस्टिट्यूटेड बाय द सेबी has recommended allowing non-profit organizations to directly list on the social stock exchange। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेबी ने कहा कि अभी इनको भी लिस्ट करने का जो लिस्ट करने के लिए अलाउ कर देना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ का काम कर रही हैं, उनके पास जो कैपिटल क्रंच है उसको दूर किया जा सके। ये तो कंटेक्स्ट हो गया। ठीक है, देखिए जो सेबी की गाइडलाइंस है, जो इस कमेटी की गाइडलाइंस है, उसको देखने से पहले एक जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, इसका एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि आप इसमें लिखेंगे क्या कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। ठीक है, द आइडिया ऑफ द सोशल स्टॉक एक्सचेंज एज अ प्लेटफॉर्म फॉर लिस्टिंग सोशल इंटरप्राइजेस, voluntary and welfare organizations so that they can raise capital was mooted in the union budget 2019 to 2020। ठीक है, 2019-20 के बजट में ऐसी बातें की गई हैं कि जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है इनको जो है लिस्ट कर देना चाहिए। जैसे कि सोशल कोई इंटरप्राइज है, कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस है, कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि वो जो है उनके पास जो कैपिटल क्रंच है उसको दूर किया जा सके। ठीक है, अब जैसे सोशल इंटरप्राइज क्या हो सकते हैं? सोशल इंटरप्राइज कैन बी डिफाइंड एज नॉन लॉस, नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनी क्रिएटेड एंड डिजाइन टू एड्रेस द सोशल प्रॉब्लम्स। मतलब सोशल इंटरप्राइज ऐसे इंटरप्राइजेज हो सकते हैं जो कि लॉस में ना हो और जो कि किसी को भी उसका जो डिविडेंड मिलता है वो किसी को डिविडेंड ना पे करते हो। ठीक है, मतलब ये कि जो उसमें काम करने वाले लोग हैं वो प्रॉफिट मोटिव होकर के काम नहीं कर रहे हैं और उनका जो उद्देश्य है वो सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम क्या बोलेंगे? सोशल इंटरप्राइज बोलेंगे। इट विल वर्क अंडर द मार्केट रेगुलेशन ऑफ सेबी। देखिए स्टॉक एक्सचेंज में जो मेजर रेगुलेटर है वो सेबी ही है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज होंगे ये क्या करेंगे, ये किसके अंडर में काम करेंगे, किसके रेगुलेशन में काम करेंगे? सेबी के रेगुलेशन में काम करेंगे। द एम ऑफ इनिशिएटिव इज टू हेल्प सोशल एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस which works for social causes to raise capital as equity or debt or unit of mutual fund। इसको हमने समझा दिया कि उनका जो उद्देश्य है वो पैसा या कैपिटल क्रंच को दूर करना है। इट प्रोवाइड्स न्यू एंड चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर द सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स वाइल शोकेसिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन एड। देखिए जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं अगर वो सोशल वर्क में जुटे हुए हैं, सोशल वर्क के काम कर रहे हैं,
सोशल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को हेल्प होती है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस वो काम नहीं करते तो गवर्नमेंट को करना पड़ता, और अगर गवर्नमेंट को करना पड़ता तो उसके लिए उनको पैसा चाहिए, और पैसे का जो माध्यम है गवर्नमेंट के पास वो दो माध्यम है, या तो वो इंटरनल डेप्ट ले आरबीआई से ले, या मार्केट से उठाए, या फिर फॉरेन एड ले। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर सोशल स्टॉक एक्सचेंज को कैपिटल क्रंच नहीं होगा, वो सोशल एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, तो ऐसे में जो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन होता है फॉरेन एड का या फॉरेन बोरोइंग का, वो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, ये ऑलरेडी कई कंट्रीज़ में ऐसी व्यवस्था है, जैसे कि सिंगापुर, यूके, कनाडा, ये सब कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसी व्यवस्थाएं अपने यहाँ लागू की हैं। ठीक है, दिस कंट्रीज अलाउ फर्म्स ऑपरेटिंग इन अ सेक्टर सच एज हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन टू रेज रिस्क कैपिटल्स। ठीक है, मतलब हेल्थ है, इन्वायरमेंट है, इन सब सेक्टर्स में जो काम कर रहे हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, उन लोगों को अलाउ किया गया है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में खुद को लिस्ट करें और वहाँ से पैसे को गेन करें, पैसे को रेज करें। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर के, सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। अभी देख लेते हैं कि जो कमेटी बनाई गई थी वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर के क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले रिकमेंडेशन ये दिया है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जब लिस्ट करेंगे, लिस्टेड होंगे उसमें, तो वो अपने बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, लेकिन वो कौन से बॉन्ड्स होंगे, जीरो कूपन बॉन्ड्स होंगे या जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स होंगे। दोस्तों उम्मीद है कि अभी कुछ टाइम पहले हमने जीरो कूपन बताया था कि क्या होता है। मतलब ये कि इसमें आपको डिस्काउंटेड रेट पे शेयर मिलता है, और जब आप रिटर्न करेंगे तो आपको उसमें से जितने रुपए का होगा आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिकमेंडेशन है कि सोशल वेंचर फंड्स बनाए जाएंगे। इट रिकमेंड्स अ रेंज ऑफ फंडिंग एवेन्यूज सच एज सोशल वेंचर फंड अंडर द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, ये रिकमेंड करता है कि ऐसे सोशल वेंचर फंड्स का गठन किया जाएगा, जो कि ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगे उनको फंड प्रोवाइड करवाएंगे एज अ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। दोस्तों हमने बताया था, जब हम शायद इकोनॉमी का पहला लेक्चर कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है। जो लोग नहीं देखे हैं वो पहला वीडियो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सोशल वेंचर फंड्स आर फंड्स इन्वेस्टिंग इन अर्ली स्टेज ऑफ सोशल इंटरप्राइज टू एक्सपैंड अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। मतलब सोशल वेंचर फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो किसी भी काम के, किसी भी स्टार्टअप के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अर्ली स्टेज में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, ताकि जो है वहाँ की जो पॉवर्टी सिचुएशन है, जो लोगों की परेशानी है, उसको सॉल्व किया जा सके। उसके बाद जो अगला रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन ये है कि इन्हांस्ड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। मतलब ये जो भी इंटरप्राइजेज हैं उनका जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होगा वो काफ़ी बेहतर होगा, काफ़ी हाई क्वालिटी का होगा, ताकि उसमें कोई इरेगुलरिटीज़ ना हो सके। ठीक है, उसके अलावा ये भी ये कहा गया है कि जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज कैन बी हाउस्ड विद इन द एग्जिस्टिंग नेशनल ब्राउजेज लाइक द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कोई अलग से इसमें कोई एक्सचेंज डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा बीएससी और एनएससी है उसी में ही इसका काम किया जाएगा, उसी के थ्रू ही इसका काम किया जाएगा। ठीक है, ये सब हो गया उसके मेजर रिकमेंडेशन। मतलब कि बॉन्ड इशू कर सकते हैं, सोशल वेंचर फंड की बात की जाएगी, और जो इनका रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होगा वो इन्हांस्ड होगा, और जो इनका बॉर्सेस है वो क्या होना चाहिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसी के साथ मिलकर इसको सिंक्रोनाइज करके काम करना है। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है। इट विल हेल्प द एसएससी टू लेवरेज द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइंट रिलेशनशिप विथ ऑन बोर्ड इन्वेस्टर्स, डोनर्स एंड सोशल इंटरप्राइजेज। ठीक है, मतलब ये कि एक अच्छा उनके बीच में तालमेल होगा और अच्छा उनकी फंक्शनिंग होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सब सारी चीज़ें। सर्टेन टैक्स इंसेंटिव्स अलाउड अंडर द रिकमेंडेशन which encourage the participation in the culture of giving among various stakeholders। बहुत सारे इसमें इंसेंटिव्स दिए जाएंगे लोगों को जो इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। इससे क्या होगा कि उनके अंदर, लोगों के अंदर एक कल्चर डेवलप होगा कि वो अपने जो उनके पास कैपिटल है उसको शेयर करें, वो दूसरों को दें, ताकि जो है सोशल वेलफेयर किया जा सके। ठीक है, इट वुड इनकरेज बैंक्स एंड अदर इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट विद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड दियर बाई मेकिंग सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मोर इंक्लूसिव। कैसे? अब जैसे देखिए बैंक्स को क्या है कि उसको पता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, इसका मतलब कि उसकी क्रेडिबिलिटी कुछ ना कुछ तो है, ऑथेंटिसिटी है। ऐसे में बैंक्स का उस ऑर्गेनाइजेशन पे विश्वास बढ़ेगा और
वैसे ऑर्गेनाइजेशंस जब बैंक को अप्रोच करेंगे लोन लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, तो बैंक्स उनको क्या करेगी, आसानी से लोन दे सकती है, पैसा दे सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज वाला टॉपिक था, ये उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या लिखना है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू नेशनल लॉजिस्टिक्स लॉ। इसमें दोस्तों देखिए, एक समस्या तो ये है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता होगा कि लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो मैं यही बता दूं कि लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं। कोई भी गुड्स है, कोई भी सर्विस है, ठीक है, वो किसी एक जगह पे प्रोड्यूस होती होगी। एग्री, मान लीजिए कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, ठीक है, वो किसी किसान के घर पे पैदा हो रहा है और फाइनली उसको जाना कहाँ पे है, कंज्यूमर के पेट में। ठीक है, कंज्यूमर के पास जाना है। दो बातें समझ में आई कि एक ये कि कोई भी एक गुड्स या सर्विस है, उसका एक ओरिजिन प्लेस होगा, मतलब जहाँ पे वो प्रोड्यूस होगा, और उसका एक डेस्टिनेशन प्लेस होगा, मतलब कि जहाँ पे उसको जाना है। ठीक है, अब लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं, ऐसी सारी व्यवस्थाएं, ऐसी सारी सुविधाएं जो किसी भी प्रोड्यूस को, किसी भी गुड्स या सर्विस को ओरिजिन प्लेस से लेकर के डेस्टिनेशन प्लेस तक पहुंचने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ज़रूरी होते हैं, उसको हम लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आसान भाषा में और नहीं समझाया जा सकता है कि लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया और आप पहले नहीं समझ पा रहे थे कि लॉजिस्टिक्स क्या होता है, तो कमेंट बॉक्स में एक थंब जरूर दीजिएगा हमको, ताकि हमको समझ में आ जाए कि मैं लॉजिस्टिक्स का जो डेफिनेशन है वो आपको आसान भाषा में समझाने में सफल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, मतलब ये कि लॉजिस्टिक्स ऐसी सुविधाएं हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो किसी भी गुड्स और सर्विस के उसके ओरिजिन प्लेस से लेकर के डेस्टिनेशन प्लेस तक जाने में हेल्प करते हैं। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग और न जाने क्या क्या चीज़, रोड, सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो मुझे ये समझ में आ गया, हम लोगों को ये समझ में आ गया कि लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो न्यू नेशनल लॉजिस्टिक लॉ बनाया गया है ये क्या है और इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। ठीक है, तो कंटेक्स्ट ये है कि द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री is considering replacing the Multi-Modal Transportation Goods Act 1993 with the National Logistics Efficiency and Advancement Predictability and Safety Act। ठीक है, पहले तो एक चीज़ ये समझ लीजिए कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ये भी एक समस्या है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पे देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है। आप अपने शहर में हैं, आप जाइए बस स्टेशन पे। ठीक है, जब आप बस स्टेशन पे पहुंचेंगे तो आपको वहाँ पे सिर्फ एक ही सुविधा है कि आपको वहाँ से बस मिलेगी। ठीक है, एकदम देखिए दोस्तों, मैं एकदम आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन अगर वो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा तो क्या होगा कि आप एक जगह पे खड़े हैं, वहीं से आपको बस की भी सुविधा मिल जाए, वहीं से आपको ट्रेन की भी सुविधा मिल जाए, वहीं पे आपको जो एयरवेज है उसकी भी सुविधा मिल जाए, और उसके साथ साथ वहीं से आपको वाटरवेज की भी सुविधा मिल जाए। मतलब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मल्टी मॉडल हो। कोई एक मॉडल, जैसे एक एक मॉडल है ना, ये सब बस मॉडल हो गया, ट्रेन मॉडल हो गया, फ्लाइट मॉडल हो गया, या एयर वाटरवेज मॉडल हो गया, तो ये सब मॉडल हो गए। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये हो गया कि एक ही पॉइंट पे आपको कई तरह के ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं मिल जाए। ठीक है, तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है। तो कंटेक्स्ट यही है कि द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये क्या कर रही है, जो अभी तक एमएमटीजी एक्ट था 1993 का, इसको NLEAPS से इसको रिप्लेस कर रही है। ठीक है, अब इसका जो उद्देश्य है, जो इसका एम है, उसको एक बार हम देख लेते हैं ताकि आपको इंट्रो लिखने में आसानी हो। ठीक है, एमएमटीजी प्रोवाइड्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम एनी प्लेस इन इंडिया टू एनी प्लेस आउटसाइड। मतलब ये कि जो एमएमटीजी है ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करता है, उसको रेगुलेट करता है, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन रिफर्स टू ए कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मोड ऑफ मूवमेंट सच एज रेल, रोड, सी,
फॉर एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। यहाँ पे हम पैसेंजर के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे गुड्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम यहाँ पे अभी जो नेशनल लॉजिस्टिक्स लॉ है इसका जो मेन उद्देश्य है ये एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात कर रहा है, मतलब कि आउटसाइड इंडिया मूवमेंट की बात कर रहा है। जैसे कि कोई ऐसा पोर्ट डेवलप करा जाएगा जहाँ पे पोर्ट तक पहुँचने के लिए आपको रेल की व्यवस्था होगी, आपको बस की व्यवस्था होगी, मेट्रो की व्यवस्था होगी, फ्लाइट्स की व्यवस्था होगी, और उसके बाद उस पोर्ट से आपको दूसरे डेस्टिनेशन पे अगर जाना है तो वहाँ से भी आपका सी रूट की व्यवस्था होगी, रेल की व्यवस्था होगी, एज पॉसिबल एज जहाँ से लैंड कनेक्टिविटी होगी, और उसके साथ साथ रोड की व्यवस्था होगी जहाँ पे पॉसिबल होगा, और उसके साथ साथ फ्लाइट्स की व्यवस्था होगी, मतलब कार्गो जो है एयर के थ्रू जाएंगे। ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू फैसिलिटेट द एक्सपोर्टर्स एंड गिव देम अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन ट्रांसपोर्टिंग दियर गुड्स। इसका जो उद्देश्य था MMTG का, उसका उद्देश्य ये था कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके अंदर एक सिक्योरिटी फील हो, उनको एक सिक्योर फील हो कि उनका जो भी उनका प्रोडक्ट है, जो भी उनका प्रोड्यूस है, गुड्स है, वो आसानी से जो है दूसरे देश में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अभी जो नेशनल लॉजिस्टिक लॉ है इसका जो उद्देश्य है उसका उद्देश्य ये है कि इट एम्स स्ट्रीमलाइन द लॉजिस्टिक सिस्टम इकोसिस्टम इन द कंट्री विथ अ व्यू टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ द सेक्टर। लॉजिस्टिक सेक्टर्स को दोस्तों जो लोग करंट 1-2 साल से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि इसके पहले लॉजिस्टिक्स सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है 2018 में या 2019 में लॉजिस्टिक्स को जो है इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया। तो ये अब एक अलग सेक्टर है। तो इंडस्ट्री का दर्जा देने की वजह से इसके अंदर जो फ़ायदा हुआ उसका फ़ायदा ये हुआ कि कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको लोन लेने में बैंक से आसानी होती है, आसानी से उनको लोन मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद जो अगला उद्देश्य है न्यू नेशनल लॉजिस्टिक्स लॉ का वो ये है मॉडर्नाइज एंड फॉर्मलाइज द लॉजिस्टिक सर्विसेज एंड प्रमोट डिजिटाइजेशन इन द सेक्टर विच इज़ द की फॉर द स्मूथ मूवमेंट ऑफ द गुड्स। देखिए जो इस समय का सिचुएशन है, जो 21st सेंचुरी है, ये पूरी तरह से डिजिटल सेंचुरी इसको अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। ऐसे स्थिति में जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी सेक्टर हैं, उनको हमको क्या करना है, डिजिटल करना ही है। और डिजिटल करने के लिए हमको उनको मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, और वो एक फॉर्मल तरीके से काम करे। ठीक है। ये ऐसा इसका उद्देश्य है जो ये नया लॉ बनाया जा रहा है। उसके अलावा टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट फ्रॉम द प्रेजेंट 14% ऑफ GDP टू लेस दैन 10% ऑफ GDP। देखिए कोई भी प्रोड्यूस है अगर वो कंट्री में बन रहा है, उसको एक्सपोर्ट करना है, तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो कुछ ना कुछ तो लगेंगे ही। मान लीजिए आपका ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट लग रहा है, आपका पैकेजिंग में कॉस्ट लग रहा है, आपका ट्रेडिंग या मूवमेंट में इधर से उधर मूव करना है उसमें कॉस्ट लग रहा है। तो दोस्तों ये ऐसे कॉस्ट होते हैं जो आपको देने ही देने पड़ते हैं, लेकिन इसका कोई रिटर्न नहीं होता है। ये चला गया तो चला गया। अगर इसको हम जितना कम से कम कर पाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो जो इसका ये लॉ है उसका एक उद्देश्य ये भी है कि जो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है, मतलब ये इसमें ये ऑब्जर्व किया गया है कि अभी पूरी GDP का लगभग 14% कॉस्ट जो है इन्वॉल्व होता है किस चीज़ में, लॉजिस्टिक्स में। अब सोचिए कि अभी हम इसके पहले पढ़ रहे थे कि UBI अगर हम लागू करते हैं तो 4.9% ऑफ द GDP जो है टोटल खर्च होने वाला है, उसमें खर्च होगा। ऐसी स्थिति में अगर लॉजिस्टिक्स कास्ट 14% है तो आप सोच सकते हैं कि कितना भारी भरकम अमाउंट है ये। अगर इसको हम घटा करके 10% कर देंगे तो 4% का जो यहाँ पे बचत होगी उसको देखिए, उसको यूज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत जगह यूज कर सकते हैं आप, लेकिन एक अगर मोटा मोटा आप एग्जाम्पल रखिए, आप अगर अपने आंसर में इसको मेंशन करना चाहते हैं तो वहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि यहाँ से जो 4% बचेगा उसको हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम के रूप में खर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें, ये इसके नेशनल लॉजिस्टिक्स लॉ के कुछ उद्देश्य हैं। उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरह से टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसके आगे जो नया लॉ लाया गया है इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। द न्यू लॉ टेंड्स टू डिफाइन वेरियस पार्टिसिपेंट्स ऑफ द लॉजिस्टिक सेक्टर एंड क्रिएट लाइट रेगुलेटरी इकोसिस्टम। पहली चीज़ तो ये देखिए, जो अभी तक का लॉजिस्टिक सिस्टम था उसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन अभी भी खैर नहीं है। ठीक है। और उसके साथ साथ उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब ये ट्रक चलाने वाला ड्राइवर है, वेयर हाउसिंग का उसको केयर करने वाला जो व्यक्ति है, उसका जो ओनर है,
जो आपके कोल्ड स्टोरेज है उसका जो ओनर है, जो फार्मर्स है, जो ट्रेडर्स है, उन सबको एक डेफिनिट परिभाषा उनकी होनी चाहिए कि कौन कौन लोग उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, तो जो ये नया लॉ बनाया गया है ये सारे पार्टिसिपेंट्स को क्या करता है, डिफाइन करता है कि कौन प्रोवाइडर है, ठीक है, और कौन उसको रिसीव कर रहा है, और कौन कौन किस काम के लिए जाना जाएगा, कौन किसको ट्रेडर बोला जाएगा, ठीक है, किसको हैंडलर बोला जाएगा, ये सब सारी चीज़ें ये डिफाइन करता है। उसके अलावा देयर इज़ नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ द लॉजिस्टिक सेक्टर इन द एमएमटीजी। एमएमटीजी जो था उसमें लॉजिस्टिक सेक्टर को क्लियर कट कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया था। तो इस जो नए लॉ में एक लॉजिस्टिक्स का एक नया डेफिनेशन दिया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा द लॉजिस्टिक सेक्टर विथ अ मार्केट साइज ऑफ यूएसडी, देखिए ये फैक्ट्स है, इसमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली आप ये समझिए कि जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ हैं। क्यों? क्योंकि 20 से ज़्यादा गवर्नमेंट एजेंसीज, 40 से ज़्यादा पार्टनरिंग एजेंसीज और 37 से ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और 500 से ज़्यादा सर्टिफिकेशन एंड 10,000 से ज़्यादा कमोडिटीज़ हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से इतना जो इसका डाइवर्सिफाइड सेंस है, आप कह सकते हैं नेचर है, इसकी वजह से बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं। तो जो हमारा नया लॉ है वो क्या करेगा, वो इन सब चीज़ों को सिंप्लीफाई करेगा, कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, और एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करेगा। अब देखिए क्या है कि आप जब से इकोनॉमी की क्लास कर रहे होंगे तब से आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि हमारे यहाँ जो भी चीज़ें हैं, इवन हम जब गवर्नेंस कर रहे थे तो उसमें भी हम ये बात किए थे कि हमारे पास इतने सारे लॉज हैं, इतने सारे कानून हैं, जिसकी वजह से जो हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है, बैडली प्रभावित होती है, यूनिवर्सली प्रभावित होती है। तो ऐसे में आप इस चीज़ को गौर किए होंगे, ध्यान दिए होंगे कि हम हर सेक्टर में क्या कर रहे हैं, जितने भी लॉज हैं, जो भी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उनको हम कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी जो डाइवर्सिटी है उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेम पर्पज़ यहाँ पे भी है कि जो इतना सारा कम्प्लेक्सिटीज़ है उसको हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर जो नया लॉ है उसके हम बेनिफिट की बात करें तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट वुड हेल्प प्रोवाइड एन इम्पेटस टू ट्रेड। ट्रेड बढ़ेगा ऑब्वियसली, अगर चीज़ें आसान हो जाएंगी और व्यवस्थाएं हो जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, तो जो ट्रेड होगा उसको जो है बूस्ट मिलेगा। उसके बाद एक्सपोर्ट को इन्हांस करेगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकरेज होंगे एक्सपोर्ट के लिए। उसके साथ साथ कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। कैसे कैसे? क्योंकि जो लॉजिस्टिक कास्ट है अगर वो कम होगा तो जो ग्लोबल मार्केट में कम्पिटिटिवनेस होगा वो बढ़ेगा। उसके साथ साथ इंडिया की रैंकिंग जो बनती है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ठीक है, इन दोनों में इंडिया की रैंकिंग को और भी सुधारा जा सकता है। और इसको सुधारने के बाद क्या फ़ायदा होगा कि इन्वेस्टमेंट आएगा, लोग हमारे यहाँ जो अपने डोमेस्टिक लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इनकरेज होंगे काम करने के लिए, और उसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा वो भी हमारे देश में आएगा। तो ये सब सारी चीज़ें फ़ायदा है जो नया नेशनल लॉजिस्टिक्स लॉ बनाया जा रहा है उसके। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये नया फंड एक बनाया जा रहा है, तो मैं इसको इसलिए इंक्लूड किया हूँ कि हो सकता है कि ये सीधा सीधा पूछ ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नेचर है। इवन यूपीएससी भी कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चूँकि देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी काम किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए स्कीम्स बनाए जा रहे हैं, तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो कंटेक्स्ट है वो कंटेक्स्ट ये है कि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन अप्रूवल टू ए पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम। देखिए दोस्तों, स्कीम दो तरह की होती है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जिसमें 100% फंडिंग जो है वो कहाँ से आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है उसमें क्या होता है कि कुछ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कुछ पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो इसको जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है कि कुछ नॉर्मल स्टेट्स के लिए होता है, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लिए, और कुछ होता है कि वो स्पेशल स्टेट्स के लिए होता है और यूटीज़ के लिए होता है। तो उसमें अलग अलग रेशियो डिफाइन किया जाता है कि 50% का है, 60-40 का है, 70-30 का है, 90-10 का है। तो ये खैर ये इशू हमारा यहाँ पे नहीं है। बस आप इतना जानिए, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इसका जो उद्देश्य है वो फार्मल क्रेडिट
को इंजेक्ट करना है एग्रीकल्चर सेक्टर में। फॉर्मल क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि जो एग्रीकल्चर में लोग इन्वॉल्व हैं, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनको जो पैसा चाहिए वो फॉर्मली मिले, उनको इनफॉर्मल ना मिले। फॉर्मली मिलने का मतलब ये है वो किसी इंस्टीट्यूशन से पैसा लें, ठीक है, जैसे बैंक से लें। अभी तक क्या होता है कि ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में ये देखा जाता है कि जो उनको पैसा मिलता है, जो पैसा रेज करते हैं, वो कहाँ से आता है, इनफॉर्मल सेक्टर, जैसे लोकल मनी लेंडर टाइप के हो गए। इससे हम जानते हैं कि बहुत सारी परेशानी होती है, उनको हाई इंटरेस्ट रेट होता है, फिर उसके बाद उनका पता चला कि पैसा पे नहीं कर पाए तो उनका लैंड प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर देते हैं, उसको ले लेते हैं, ठीक है, कब्जे में कर लेते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसका जो उद्देश्य है वो फार्मल क्रेडिट को बढ़ावा देना है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये चीज़ आप इंट्रो में लिख सकते हैं। उसके बाद अगर और भी आपको इंट्रो में आगे बढ़ना है तो आप ये लिख सकते हैं, जो 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस दिया गया है, स्टिमुलस पैकेज दिया गया है, हमने पहले बात किया आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया जा रहा है, उसी में उसी का ही एक पार्ट ये भी है, ठीक है। उसके बाद द यूनियन कैबिनेट हैज़ आल्सो अप्रूव्ड अमेंडमेंट टू द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इसके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं। अब जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसका उद्देश्य क्या है, जैसा कि हमने पहले ही देखा कि इसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो फार्मल क्रेडिट का सिस्टम है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको बढ़ाया जाए। तो पहला जो एम है, टू प्रोवाइड मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेप्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स, ठीक है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मैनेजमेंट है, उसके लिए पैसा प्रोवाइड करवाएगी। उसके बाद द फंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप कोल्ड स्टोर्स, चेन्स, वेयर हाउसिंग, सॉइल टेस्टिंग सिस्टम्स, एसेइंग, ग्रेडिंग सिस्टम, पैकेजिंग यूनिट्स और ई मार्केटिंग, ई ट्रेडिंग, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, या फिर राइपनिंग चैम्बर्स हो गया, इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए ये जो है यहाँ से पैसा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो ड्यूरेशन है वो फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2029 तक चलेगा। दोस्तों ये चीज़ आप जो है अपने आंसर में मेंशन करना मत भूलिएगा, अगर याद है तो, अगर नहीं भी याद है तो दिमाग पर कोई प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके उद्देश्य लिख दे रहे हैं और इसका नेचर लिख देते हैं तो वही पर्याप्त है, ठीक है। ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की और एम की। अभी दोस्तों देख लेते हैं कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स क्या क्या हैं? तो पहला जो फीचर्स है वो यही है कि फाइनेंशियल सपोर्ट, 1 लाख करोड़ रुपए का इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा थ्रू द बैंक्स के थ्रू लोगों को पैसा दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो पैसा दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा, जैसे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उनको पैसा दिया जाएगा, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको पैसा दिया जाएगा, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको पैसा दिया जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको पैसा दिया जाएगा, फार्मर्स को भी दिया जाएगा, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को भी दिया जाएगा, ठीक है। मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको दिया जाएगा, एग्रीकल्चरल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको दिया जाएगा, एंड सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज आर लोकल बॉडीज स्पॉन्सर्ड बाय द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये सब सारे लोग उसमें एलिजिबल हैं। देखिए इसमें अगर आपको नहीं याद आ रहा है सारी चीज़ें तो कोई ज़रूरत नहीं है सब याद करने के, दिमाग में आप जो है अपने प्रेशर मत डालिए कि ये सब हम कैसे करेंगे, कैसे याद करेंगे। आप एसएचजी लिख दीजिए, आप जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स लिख दीजिए, फार्मर्स लिख दीजिए, और सेंट्रल और स्टेट स्पॉन्सर्ड कंपनीज लिख दीजिए, ठीक है। और एफपीओज आप पढ़े ही होंगे एग्रीकल्चर में, उसके बारे में लिख दीजिए, 3-4 लिख दीजिए, बहुत होता है इतना, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो एग्जामिनर होता है उसको भी ये सब सारी चीज़ें हो सकता है उस समय पे याद ना हो, लेकिन ये है कि जब आप 2-3 चीज़ें लिख देंगे तो जो एग्जामिनर होगा आपका वो इंटेंशन समझ जाएगा, वो ये समझ जाएगा कि आपको जो है कंसेप्ट क्लियर है, आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या किस चीज़ के लिए क्या चीज़ बनाया गया है, ठीक है। उसके अलावा जो अगला फीचर है वो है मोरेटोरियम को लेकर के लिए। देखिए पिछले लेक्चर में बताया था कि मोरेटोरियम क्या होता है, हम अगले लेक्चर में बताएंगे। तो मोरेटोरियम एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आप कोई पैसा ले रहे हैं बैंक से, मान लीजिए आपने 50,000 रुपया लिया और उसमें ये कहा गया कि आपको हर महीने 1,000 या 2,000 रुपया हर महीने आपको इंस्टॉलमेंट में देना है। तो मोरेटोरियम पीरियड ऐसा पीरियड होता है जिसमें ये कहा जाता है कि ठीक है आप अगले 3 महीने तक आपको कोई इंस्टॉलमेंट, मतलब आपको जो आपका जो ईएमआई है आपको अगले 3 महीने तक नहीं देना है, आप 3 महीने के बाद से अपना ईएमआई भरना शुरू कीजिएगा। इसको बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड, मतलब कि कुछ टाइम पीरियड आपको दे दिया जाता है जिसमें आपको ईएमआई पे करने से छूट दे दी जाती है, ठीक है। तो अभी इसके कंटेक्स्ट में देखते हैं कि इसका जो फीचर्स है वो क्या है। ये है कि फॉर रीपेमेंट
में वेरी सब्जेक्ट टू मिनिमम 6 मंथ टू मैक्सिमम 2 ईयर्स। मतलब ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना पैसा आप ले रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं या किस ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं, उससे उसके अनुसार ये डिपेंड होगा कि आपको 6 महीने से लेकर के 2000 तक का मोराटोरियम पीरियड 2 साल तक का मोराटोरियम पीरियड दिया जा सकता है। मतलब ये कि कम से कम आपको 6 महीने तक का जो है वो रीपेमेंट EMI आपको पे नहीं करनी है। उसके बाद इंटरेस्ट सबवेंशन, अगला जो फीचर है दोस्तों वो है इंटरेस्ट सबवेंशन का। मतलब ये कि 3% का पर एनम आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन इसका लिमिट है कि अगर आपका जो पैसा है, जो कर्ज है, वो 2 करोड़ के नीचे तक है या 2 करोड़ तक का है, ठीक है। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए कि आपका 6% का इंटरेस्ट लगता है और गवर्नमेंट ने ये कहा कि मतलब आपको 6% हर साल आपको इंटरेस्ट देना है, तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम आपको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहे हैं हर साल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 6% आपको भरना था वो 6% नहीं भरना है, आपको केवल 3% ही इंटरेस्ट देना है। 3% आपका इंटरेस्ट जो होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी। दोस्तों मैं इतने आसान भाषा में आपको बताता हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति आपको इतने आसान भाषा में समझाएगा, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसमें जो फीचर्स है वो एक फीचर इंटरेस्ट सबवेंशन का भी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंटरेस्ट सबवेंशन समझ में आ गया होगा और इसके तहत 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन जो है गवर्नमेंट देने वाली है। उसके बाद CGTMC स्कीम, ये स्कीम क्या है? एक क्रेडिट गारंटी कवरेज विल बी अवेलेबल फॉर एलिजिबल बरोवर्स। एक क्रेडिट गारंटी आपको कवरेज मिलेगा। मतलब ये कि बैंक या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसा क्यों देगी? आपके पास कोई गारंटी होनी चाहिए, आपके पास कोलेट्रल कोई होना चाहिए, आपकी कोई अथेंटिसिटी होनी चाहिए। लेकिन इस स्कीम में आप ये कह लीजिए जो ये फंड है, इसमें ये व्यवस्था की जा रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक क्रेडिट गारंटी कवरेज दिया जाएगा ताकि आप जो है आसानी से पैसा रेज कर सकें। कितने तक का? 2 करोड़ तक का, ठीक है। उसके बाद अगला जो फीचर है वो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के। इन केस FPOs द क्रेडिट गारंटी में बी अवेल्ड फ्रॉम द फैसिलिटी क्रिएटेड अंडर द FPO प्रमोशन स्कीम्स। FPO को जो है एक गारंटी क्रेडिट ऑलरेडी मिलता है, तो वो ये कहा गया है कि वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, वो चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। अगला जो है वो है मैनेजमेंट को लेकर के। इसका जो फीचर है, मैनेजमेंट कौन करेगा? इस फंड का जो मैनेजमेंट होगा वो होगा ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म के, मतलब MIS प्लेटफॉर्म के थ्रू इस फंड का मैनेजमेंट होगा, ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, ताकि इसमें ऑनलाइन अप्लीकेशन किया जा सके, ताकि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और जो भी इंटेंडेड बेनिफिशियरी है डायरेक्ट उसके पास पैसा मिले। कोई भी इसमें जो मिडिल मैन है या कोई इंटरमीडियरीज है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, ठीक है। ये सब सारे इसके जो है क्या है फीचर्स हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। द नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटीज विल बी सेट अप टू इंश्योर रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड इफेक्टिव फीडबैक। नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी जो इसके सारे फंक्शनिंग को मॉनिटर करेगी और लोगों से इसके वर्किंग का, इसके काम करने का तरीके का फीडबैक भी लेगी, ठीक है। इससे जो होगा क्या होगा कि इसकी जो फंक्शनिंग होगी वो स्मूथ और इफेक्टिव होगी, ठीक है। दोस्तों ये हो गई बात हमारे एग्रीकल्चरल फंड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रज्ञाता गाइडलाइंस ऑन द डिजिटल एजुकेशन। दोस्तों ये इकोनॉमी का सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन चूंकि अभी ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, तो इसके लिए हमने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको चारों पेपर्स में से कहीं ना कहीं एक पेपर में ये गाइडलाइन या डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। और मेरी आपसे यही रिकमेंडेशन है कि जब भी कोई डिजिटल एजुकेशन के बारे में कोई भी आंसर आप लिख रहे हो तो ये प्रज्ञाता गाइडलाइन को लिखना आप ना भूलें। ये गवर्नेंस का टॉपिक है, लेकिन इसको मैं इकॉनमी में इसलिए करवा दे रहा हूँ क्योंकि अब अलग से गवर्नेंस करने के लिए कोई विशेष औचित्य बनता नहीं है। और उसके साथ साथ मैं भी ये भी चाह रहा था कि आपका जो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये ना छूटने पाए, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। तो प्रज्ञाता गाइडलाइंस, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो आप ज़रूर इससे अवेयर होंगे कि ये क्या है। ये MHRD ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, रिलीज़ किया गया है
MHRD के द्वारा, और इसको प्रिपेयर किया गया है NCERT के द्वारा। ठीक है, NCERT ने इसको प्रिपेयर किया है और अंडर द MHRD ये जो है काम करेगी। और ये एडवाइजरी नेचर है, मतलब अभी ये गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस दे रही है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। अभी दोस्तों इसके ऑब्जर्वेशंस हम देखेंगे, तब आपको क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएगी कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें लिखनी है अगर प्रज्ञाता गाइडलाइन पूछा जाता है तो। ठीक है, एडवाइजरी नेचर होने का मतलब ये हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो अपने लोकल जो उनका रूल है या जो लोकल नीड्स है उसके अकॉर्डिंग आप स्टेट गवर्नमेंट इसमें जो है चेंजेस कर सकती हैं। ठीक है, द गाइडलाइंस इंक्लूड द 8 स्टेप्स। इस गाइडलाइंस में 8 स्टेप्स हैं, वही 8 स्टेप्स मिला करके ये प्रज्ञाता बनता है। ठीक है, इस प्रज्ञाता में दोस्तों P फॉर प्लान है, R फॉर रिव्यू है, A फॉर अरेंज है, G फॉर गाइड है, और Y फॉर याक है यानी कि टॉक है। उसके बाद A फॉर असाइन है, T फॉर ट्रैक है, और A फॉर एप्रिसिएट है। देखिए, अगर ये आपको 8 चीज़ें नहीं याद है ना, तो आपको कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। जो काम की चीज़ है वो ये है कि जो इसके ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट इसके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि डिजिटल एक्सेस। ठीक है, ये कमेटी जो ये गाइडलाइंस है वो ये ऑब्जर्व की कि लगभग 25 करोड़ स्टूडेंट्स ऐसे हैं पूरे देश में जो कि आउट ऑफ स्कूल हो गए, चूँकि स्कूल सारे बंद हैं। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन या पैंडेमिक की वजह से। ठीक है, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो लगभग 25 करोड़ स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्कूल के बाहर हैं। गाइडलाइन आगे जो है एक्नॉलेज करती है कि जो ये स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्कूल हैं, मतलब 25 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं, ये 5 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी क्या है? ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कंप्यूटर्स है, स्मार्टफोन है और 4G इंटरनेट कनेक्शन है। दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास स्मार्टफोन तो है लेकिन जो उनका इंटरनेट कनेक्शन है वो लिमिटेड है या फिर नहीं है इंटरनेट कनेक्शन उनके पास। तीसरी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई टेलीविज़न है विथ द केबल कनेक्शन आर द DTH। ठीक है, अगले जो कैटेगरी के हैं वो हैं उनके पास रेडियो है या फिर बेसिक मोबाइल फ़ोन है विद द FM रेडियो। ठीक है, पाँचवें कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास इन ऊपर में बताई गई कम्युनिकेशन गैजेट्स या डिवाइसेस इनमें से कोई भी नहीं है उनके पास। तो जो ये गाइडलाइन है या इस तरह से समझ लीजिए जो ये ऑब्जर्वेशन है उसमें 5 तरह के स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। अब देखिए ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि देखिए जिनके पास कंप्यूटर, स्मार्टफोन और 4G इंटरनेट कनेक्शन है वो तो किसी भी टाइम पे कहीं पे भी जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा जिनके पास स्मार्टफोन है लेकिन लिमिटेड इंटरनेट कनेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं जो है एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा जो टेलीविज़न है जिनके पास और उनके पास केबल कनेक्शन है और DTH है, तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, जो टीवी पे एजुकेशनल प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो उनको देख सकते हैं, वहाँ से वो एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर उनके पास रेडियो है और FM रेडियो है तो वो उसके माध्यम से भी, अगर सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करती है तो उसके माध्यम से भी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है जिनके पास कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं है, ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होगा कि जो इनइक्वालिटी है, जो एजुकेशन इनइक्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आगे देखते हैं जो ये गाइडलाइंस कहती है। गाइडलाइन कहती है कि इट एम्फसाइज द एम ऑफ डिजिटल क्लासरूम इज नॉट टू ट्राई टू एंड रिक्रिएट द फेस टू फेस क्लासरूम ओवर द इंटरनेट। ये गाइडलाइंस कहती है कि जिस तरह से क्लास में बैठकर फेस टू फेस बात होती है, फेस टू फेस स्टूडेंट को टीचर पढ़ाता है, हमको वो चीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमको केवल इंटरनेट पे अगर वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है तो हम वन वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन करके भी हम एजुकेशन को दे सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन को दे सकते हैं। उसके अलावा ये गाइडलाइन कहती है कि सारे स्टेट्स को एक सर्वे करना चाहिए, नीड फॉर द सर्वे। ठीक है, किस बात का सर्वे? कि सारे स्कूल्स इस चीज़ का पता लगाएं कि उनके कितने स्टूडेंट्स के पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। ठीक है, और जो उनके टीचर्स हैं और जो उनके स्टूडेंट्स हैं। देखिए बहुत सारे टीचर्स भी हो सकते हैं जिनके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, तो स्कूल सर्वे करे
कि उनके पास कितने ऐसे टीचर्स हैं और कैसे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करें कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो कितना इन्वॉल्वमेंट अपना शो कर रहे हैं और उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो किस तरह का है, और इस सर्वे के बेस पे स्कूल और फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले और एक पॉलिसी फार्मुलेट करे। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन की बात करता है ये गाइडलाइंस कि अलग अलग क्लास के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि जो स्क्रीन टाइम है वो अगर उस आप जो है स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम बिताते हैं तो ये आपके मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ पे ये बैड इम्पैक्ट डालता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ये जो गाइडलाइन है ये इस चीज़ को भी डिसाइड करता है कि किस क्लास के बच्चों को कितने टाइम तक स्क्रीन टाइम आप दीजिए, मतलब कि कितने टाइम तक का आप जो है उनको ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं। तो इसमें जो केजी के हैं मतलब किंडरगार्टन और नर्सरी और प्री स्कूल के बच्चे हैं उनको एक दिन में 30 मिनट से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम नहीं देना है, ऐसी ये गाइडलाइन बोलती है। उसके बाद जो क्लास 1 से लेकर के 8 तक हैं उनको 1.5 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम उनका नहीं होना चाहिए। मतलब इस तरह से स्कूल अपने जो शेड्यूल है उसको इस तरह से डिज़ाइन करे कि इसी 1.5 घंटे में उनको सारी चीज़ें बताई भी जा सकें और उससे ज़्यादा उनका टाइम स्क्रीन पे ना बीते। और यही जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 घंटे है, किसके लिए, जो क्लास 9 से लेकर के 12 तक के बच्चे हैं उनके लिए 3 घंटे तक का आप स्क्रीन टाइम रख सकते हैं। तो ये गाइडलाइन स्क्रीन टाइम ड्यूरेशन के बारे में भी बात करता है। अगला जो बात ये करता है वो बात करता है सिंक्रोनस और रियल टाइम कम्युनिकेशन। ठीक है, देखिए 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो सिंक्रोनस की मतलब आप जो है ऐसी व्यवस्था करिए जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आप पढ़ाइए, तो इसमें क्या होगा कि रियल टाइम सिंक्रोनस होगा। ठीक है, रियल टाइम कम्युनिकेशन होगा, मतलब टीचर एक तरफ से पढ़ा रहा है, स्टूडेंट दूसरी तरफ से जो है रिप्लाई दे रहा है या अपने क्वेश्चंस पूछ रहा है। एक तो ये व्यवस्था है। तो जो ये गाइडलाइन है ये दोनों तरह की व्यवस्थाएं देता है। एक ये कि आप सिंक्रोनस ढंग में पढ़ाइए, रियल टाइम आप कम्युनिकेशन कीजिए, और दूसरा ये व्यवस्था कहता है कि आप एसिंक्रोनस लर्निंग भी करवाइए, जैसे कि आप कर रहे हैं कि हम वीडियो बना के डाल देते हैं और आप उसको देखते हैं और उसके बाद फिर आपका जो भी कन्वर्सेशन होता है, जो भी आपके डाउट्स होते हैं, आप वो हमसे एसएमएस के थ्रू पूछते हैं, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, ये सब सारी जगह पे आप हमसे पूछते हैं। तो ये है एसिंक्रोनस लर्निंग सिस्टम। तो ये जो गाइडलाइन है ये दोनों तरह के लर्निंग सिस्टम की व्यवस्था करता है, दोनों तरह के लर्निंग सिस्टम को एडवाइस करता है। जहाँ पे जो भी व्यवस्था आपको समझ में आए वो उसको आप फॉलो कीजिए। उसके अलावा जो ये करता है वो कहता है कि आप हेल्थ इशूज़ को ध्यान में रखिए कि जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं या गैजेट्स हैं उसके लिए ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए आप बच्चों को स्क्रीन पे मत रखिए, ताकि उनका जो हेल्थ है, जो मेंटल हेल्थ है, जो फिजिकल हेल्थ है, उसको मेंटेन किया जा सके। ठीक है, उसके बाद ये साइबर सेफ्टी की भी वो बात करता है कि मतलब आप ऐसी कोई व्यवस्था मत कीजिए कि जहाँ पे साइबर थ्रेट की समस्या हो, आपके डाटा इन्फ्रिंज की मतलब कि खतरा हो। तो मतलब ये गाइडलाइन साइबर सिक्योरिटी की भी बात करता है। उसके साथ साथ ये कन्वर्जेंस की बात करता है। कन्वर्जेंस इन द सेंस कि जो ऑनगोइंग प्रोग्राम्स है जैसे स्वयं प्रभा हो गया, स्वयं हो गया, दीक्षा हो गया। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये दीक्षा पोर्टल क्या होता है इसके बारे में आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इस समय न्यूज़ में है। प्राइमरी टीचर्स इसको लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, रेडियो वाहिनी है, शिक्षावाणी है, ये सब सारी चीज़ों के साथ ये जो सिस्टम है, जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, इसको जो है कन्वर्ज करने की भी बात करता है कि गवर्नमेंट को ऐसे प्रयास करने चाहिए या सरकार को ऐसे प्रयास करने चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है या स्कूल को, वो इन सब सारी चीज़ों के साथ सिंक्रोनाइज करके ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाएँ। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई हमारा प्रज्ञाता गाइडलाइंस की और आज के टॉपिक्स की। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन शुरू होगा वो शुरू होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अगले लेक्चर से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात शुरू करेंगे। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये सब सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप अब बहुत ही आसानी से इन सब टॉपिक्स पे अगर आंसर आता है लिखने के लिए तो आप इस पर आंसर आराम से लिख सकते हैं। तो दोस्तों जो नए हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर यहाँ तक आप देख लिए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको वीडियोज़ और लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं। तो सपोर्ट के रूप में बस आप क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।